हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आयुर्वेदा चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो हमारा सुश्रुत निदान का द्वादश अध्याय जो कि है वृद्धि उपदंश श्लीपद निदानम पे होगा। प्रीवियसली हमने 1 to 11 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके उसे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आज का जो वीडियो होगा वो हमारा वृद्धि उपदंश श्लीपद निदान पे होगा। तो इस चैप्टर में हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक वृद्धि, एक उपदंश और एक श्लीपद। 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्णन किया है वृद्धि निदानम का, तो देखेंगे आगे क्या बताया है। तो तीसरा नंबर श्लोक देखिए, उसके टाइप्स के बारे में बताया गया है। तो बढ़ते हैं आगे। वात पित्त श्लेष्म शोणित मेदो मूत्र आंत्र निमित्ता सप्त वृद्धया तासाम मूत्र आंत्र निमित्ते वृद्धि वात समुत्थे केवल उत्पत्ति हेतुर्तमा। क्या बताया यहाँ पर? बताया गया है यहाँ पर कि जो वृद्धि होगा वो हमारे 7 टाइप्स बताया। चलो सुश्रुत ने कौन से वात पित्त श्लेष्म, वातज पित्तज कफ शोणित रक्तज मेदज मूत्र और आंत्र, इन 7 कारणों की वजह से हमारे वृद्धि रोग होता है। इनमें भी ये बताया है कि जो मूत्र और आंत्र निमित्ता वृद्धि वात समुत्थे, उनमें भी इन 7 में भी जो मूत्र है और आंत्र है ये दोनों के लिए जो था वात का कारण बताया, ठीक है। इन दोनों के लिए वात समुत्था, वात का कारण बताया। तो देखेंगे यहाँ पर नीचे विमर्श में क्या बताया है। वात पित्त कफ रक्त मेद मूत्र तथा आंत्र के कारण वृद्धि रोग ये 7 प्रकार होते हैं। इनमें से मूत्रजन्य तथा आंत्रजन वृद्धि जो है वात के कारण होता है। वही चीज जो बताया कि तासाम मूत्र आंत्र निमित्ते वृद्धि वात समुत्थे, ठीक है। उसमें भी ये बताया केवल दोनों की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है वो देखेंगे। क्या बताया कि जो मूत्र वृद्धि है वो किसकी वजह से होता है? मूत्र का बढ़ना। और आंत्र वृद्धि में क्या होता है? देखिए मूत्र वृद्धि कब होगा? जब मूत्र मतलब अस्थि का वो बढ़ेगा, लेकिन अब आंत्र वृद्धि में आंत्र नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे क्या बताया है? आंत्र वृद्धि में आंत्र के आकार में वृद्धि न होकर स्वस्थान से आगे के स्थान में बढ़ना या उतरना, खिसकना, ठीक है। क्या बताया? जो मूत्र वृद्धि है वो मूत्र के बढ़ने के कारण होगा, लेकिन जो आंत्र वृद्धि है वो आंत्र के बढ़ने के कारण नहीं होगा। आंत्र का जो था अपने स्थान से आगे खिसकना, स्वस्थान से उसको आगे खिसकने के कारण आंत्र वृद्धि होगा, ठीक है। तो फिर से समरी में देखिए क्या बताया यहाँ पे। वृद्धि निदान में बताया उसके 7 टाइप्स के कारण, वातज पित्तज कफज रक्तज मेदज मूत्र और आंत्र, इन 7 कारण की वजह से वृद्धि रोग होता है। उसमें भी जो मूत्र और आंत्र वो किसके कारण होता है? वात के कारण। इसे आप हाईलाइट करेंगे। मूत्र निमित्ता वात समुत्थे ये बताया वात के कारण होता है। और जो उनमें भी जो विशिष्ट बताया है कि मूत्र वृद्धि किसकी वजह से होता है? मूत्र के बढ़ने की वजह से। और आंत्र वृद्धि किसकी वजह से होता है? आंत्र का स्वस्थान से आगे खिसकने के कारण होता है। फिर नीचे देखिए चौथे नंबर श्लोक में क्या बताया है। अधा प्रकोपितो अन्यमतो ही दोषा फल कोश वाहिनीर अभिप्रपन्ना धमनी फल कोशियो वृद्धि जन्यति ताम वृद्धिर प्रचक्षते। क्या बताएं यहाँ पर? यहाँ पे बताया है कि जो उदर है, नीचे विमर्श में देखिए, अधा प्रकोपितो अनियमिता ही दोषा। क्या बताया? उदर ग्रह के नीचे जो एब्डोमिनल के नीचे जो हमारा श्रोणी मतलब पेल्विक एरिया होता है वहां पे दोष प्रकोपित होके त्रिदोष, उसमें से कोई एक वात दोष क्या करता है? पेल्विक के नीचे जो होता है स्क्रोटम, वृषण के अंदर जो धमनी के द्वारा जाता है और उसको जो होता है वहां पे कोश की वृद्धि करता है, उसी को हम वृद्धि कहते हैं। क्या बताया? आप देखिए, आप ध्यान से, हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी होता है, ठीक है, ये एब्डोमिनल कैविटी के नीचे का जो पेल्विक एरिया होता है, पेल्विक एरिया के थ्रू जो होता है दोष प्रकोपित होता है यहाँ पर, और धमनी के द्वारा वो नीचे जाके वृषण एरिया में जो होता है, वृषण जो हमारा स्क्रोटम होता है, टेस्टिस, उसमें जो होता है वो धमनी के द्वारा जाके दोष वहां पे जो तो वृद्धि को प्राप्त करता है, इसी को हम वृद्धि कहते हैं, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर बताई है। अब हम देखेंगे उसके पूर्व रूप। क्या बताया है उसके पूर्व रूप में? देखिए यहाँ पर अंड की वृद्धि या शोथ को ऑर्चैटिस कहते हैं तथा वृषण वृद्धि को स्क्रॉटल स्वेलिंग कहते हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बताया है। फिर हम देखेंगे उसके पूर्व रूप में क्या बताया है। तासाम भविष्यतानि पूर्व रूपाणी बस्ती कट्टी मुष्क मेड्रेशु वेदना मारुत निग्रह फल कोश शोफ चेती।
क्या बताएं यहाँ पे कि बस्ती कटी मुश्क मेड्र में क्या होगा, वेदना होगा। जब हमारा दोष होता है, आपको पीछे क्या हाईलाइट करना है, धमनी हाईलाइट करना है, क्योंकि आपको ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एग्जाम में आ जाए कि किसके द्वारा प्रकोपित दोष होता है वृषण को जो होता है वृद्धि करता है, तो ऑप्शन में आपको आ जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि धमनी होता है, तो आप पीछे जो होता है 4th नंबर श्लोक में धमनी को हाईलाइट करेंगे और फल कोश को हाईलाइट करेंगे, क्योंकि वहां पे वो वृद्धि करता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूर्व रूप में देखेंगे कि क्या बता है, बस्ती कटी मुश्क मेड्रेशु वेदना, इसके वृद्धि, जब अगर वृद्धि हो जाएगा तो क्या आपको पता है, बस्ती में, कटी में, मुश्क में, मुश्क क्या होता है, स्क्रोटम होता है, मेड्र क्या होता है, लिंग, मुश्क, मेड्र, इन सब में वेदना होगा। मारुत निग्रह क्या बताया, और मारुत का निग्रह मतलब जो वायु होता है अधोवात का निरोध हो जाएगा, और फल कोश शोफश्च, फल और कोश में क्या होगा, शोथ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हाईलाइट करना है कि बस्ती कटी मुश्क मेड्र में क्या होगा, वेदना होगा, मारुत का निग्रह, ये दो वर्ड आपको हाईलाइट करना है। तीनों ही कर लीजिए, क्योंकि फल कोश शोफ चेती ये भी अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए फल कोश शोफ चेती किसका पूर्व रूप होगा, ये हमारा वृद्धि का पूर्व रूप बताया। तो यही चीज यहाँ पर बताया है। अब जो होता है विशिष्ट वातज पित्तज कफज, इन सब में क्या क्या लक्षण होते हैं वो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे वातज के लिए क्या बताया, तत्र अनिल परिपूर्णा बस्तिम वातताम परुष अनिमित्ता अनिल रुजम वात वृद्धिम चक्ष्यते। क्या बताएं यहाँ पर कि उन वृद्धियों में जो वात से भरी हुई मुश्क की तरह प्रतीत होती है स्पर्श में, तत्र अनिल परिपूर्ण बस्ती में वातताम, क्या बताया, उन वृद्धियों में भी जो वात की तरह भरी हुई किसी भी तरह मुश्क की तरह लगती है, परुष मतलब कठोर होगी स्पर्श करने में, और अनिमित्ता अनिल रुजा बिना कारण के ही पीड़ा करेगी, वो क्या होगा, वात वृद्धि के कारण। वात वृद्धि में ये सारे लक्षण बताए हैं। तो आपको क्या हाईलाइट करना है यहाँ पे कि परुष होगा, अनिमित्त अनिल रुज, अर्थात बिना कारण के ही पीड़ा कारक होगी, वो वात वृद्धि को कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर आप देख के समझ जाएंगे कि बस्ती में वातता परुष, परुष किसका सामान्य लक्षण होता है, वातज का, तो ये अनिल रुजा आप समझ जाएंगे, रुजा पेन होगा वातज में, तो इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। फिर देखेंगे पित्तज के लिए क्या बताएं यहाँ पर, पित्तज के लिए और इजी है, मैंने आपको प्रीवियसली जैसे बताया, पक्व औदुंबर संकाशा ज्वर दाहोष्मवती च आशु समुत्पाकम पित्त वृद्धिम। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया, पक्व औदुंबर रस शंका, क्या बताया, पके हुए गूलर के फल के समान जिसका अपीयरेंस होगा, ज्वर होगा, दाह होगा, और आशु समुत्थान बहुत तेजी से वो क्या होगा, उभर आएगा, पकेगा, वो पित्त वृद्धि कहलाएगा। आप नीचे विमर्श में देखिए, जो पके हुए गूलर के फल के समान वर्ण वाला, ज्वर दाह आदि से उष्णता से युक्त होगा, एवं शीघ्र च आशु समुत्थान उठेगा बहुत शीघ्रता से और पकेगा, शीघ्र से पैदा होने वाला और पकने वाला, उसको पित्त वृद्धि कहते हैं। इसमें भी आपको कोई क्वेश्चन है आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। पक्व औदुंबर किसका है लक्षण, पित्तज का लक्षण है। उसी प्रकार ज्वर होगा, दाह होगा, ये सब पाकम किस में होता है, पकेगा किस में, पित्त में। इसमें से कोई क्वेश्चन है आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं कफज वृद्धि के लिए क्या बताया है, कठिन नाम अल्प वेदनाम शीताम कंडुमती श्लेष्म वृद्धि। इसमें भी आप मुझे बताइए क्या हार्ड है, कठिन नाम अल्प वेदनाम शीताम कंडुमती, जो स्पर्श में कैसा हो, कठिन हो, अल्प पीड़ा वाला, कफ है तो पीड़ा अल्प होगा, कंडु अधिक होगा, शीतल होगा, कंडु युक्त, उसे कफ वृद्धि कहते हैं। अब इन सब में कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप उसे सॉल्व कर लेंगे, क्यों, क्योंकि साफ साफ इसमें जो होता है उसके नॉर्मल लक्षण लिखें, ज्वर दाह किस में होगा, पित्तज में होगा, पारुष किस में होगा, वातज में होगा, शीत कंडु किस में होगा, अल्प वेदना कफज में होगा। ऐसे क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मेद वृद्धि के लिए क्या बताया है और रक्त वृद्धि के लिए क्या बताया। वात पित्त कफ हम लोग ने देख लिया। अब हमारा क्या क्या बचा, रक्त मेद मूत्र और आंत्र वृद्धि बाकी है। तो देखेंगे अब रक्त और मेद वृद्धि के लिए क्या लक्षण बताए हैं। 7th नंबर श्लोक देखेंगे आप, रक्त वृद्धि के लिए क्या बताया, कृष्ण स्फोट आवृताम पित्त वृद्धि लिंगम रक्त वृद्धम। देखिए आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि पक्व औदुंबर किस में आएगा, पित्तज में आएगा। कृष्ण स्फोट आवृत, पीछे भी जो हमने
विद्रधि चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी कृष्ण स्फोट किसके लक्षण में आ रहा था, वो रक्तज विद्रधि में आ रहा था। पक्व औदुंबर किसके लिए आ रहा था, पित्तज विद्रधि में आ रहा था। तो आपको ये चीज अब हमेशा से याद रखना है, जहां पे भी ये पक्व औदुंबर का आएगा नाम, तो आपको समझ आना वो पित्तज का ही लक्षण होगा, ठीक है। उसी प्रकार हम जब विद्रधि, आपने अगर नहीं देखा है वो चैप्टर तो आप जाके देख सकते हैं। विद्रधि चैप्टर में जब हमने रक्तज विद्रधि के बारे में पढ़ा था, उसमें भी बताया था कृष्ण स्फोट आवृतम किसके लिए था, रक्तज विद्रधि के लिए था। तो रक्तज के लक्षण में आएगा कृष्ण स्फोट आवृतम पित्त वृद्धि लिंगम। तो क्या बताया कि काले फोड़े फुंसियों से युक्त और पित्तज के पित्त वृद्धि के लक्षणों वाला। पित्त वृद्धि में हमने क्या लक्षण पढ़ा, वही पढ़ा कि ज्वर दाह होगा शीघ्र, आशु समुत्थानम और पाकम, शीघ्रता से जो होता है पकेगा और शीघ्रता से जो होता है पैदा होगा, वो पित्तज वृद्धि वाला है, ठीक है। तो नीचे देखेंगे जो काले फोड़े फुंसियों से तथा पित्त की वृद्धि के लक्षणों से युक्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रक्तज विद्रधि कहते हैं, सॉरी रक्त वृद्धि कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ पे मेद वृद्धि को देखेंगे। मेद वृद्धि में क्या बताया है, मेद वृद्धि में मृदु स्निग्धा कंडुमति अल्प वेदनाम ताल फल प्रकाशाम मेदो वृद्धिम, क्या बताया। अब आप इसे हाईलाइट करेंगे, ताल फल प्रकाशाम, ये न्यू वर्ड आपने अभी देखा है। नीचे देखेंगे कि जो मृदु हो स्पर्श में, स्निग्ध हो, कंडुमति अधिक कंडु वाला, और अल्प वेदनाम अल्प पीड़ा वाला, और ताल फल प्रकाशाम तथा ताल फल के समान का आकार का हो, उसे हम मेद वृद्धि कहते हैं, ठीक है। आप वृद्धि से क्या समझते हैं, हाइड्रोसील आप जानते हैं, उसी को वृद्धि से यहाँ कोरिलेट किया गया हाइड्रोसील को, ठीक है। तो यहाँ पर मेद वृद्धि के लिए क्या बताया, जो स्पर्श में कैसा हो, मृदु हो, स्निग्ध हो, अधिक कंडु वाला और अल्प वेदना, मतलब पीड़ा बहुत उसमें कम होगी। ताल फल प्रकाशाम, मतलब कि ताल के फल के जो समान का आकार वाला होता है, कौन होता है, मेद वृद्धि होता है, ठीक है। तो आपको ये हाईलाइट करना, अगर क्वेश्चन आ जाए ताल फल प्रकाशाम किस वृद्धि का लक्षण है, वातज पित्तज रक्तज मेदज, किसका है, मेदज। आपको ये पता होना चाहिए। इस प्रकार आप अपने क्वेश्चंस खुद अपने पुटअप करिए कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं, तो आपको वैसे ही अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या पढ़ा है, वातज पित्तज कफज रक्त और मेदज हमने वृद्धि पढ़ लिया। अब बढ़ेंगे आगे, मूत्रज वृद्धि, हमारा मूत्र और आंत्र बाकी है। अब देखेंगे हम मूत्रज वृद्धि के लिए क्या बताया है, मूत्र संधारणशीलस्य मूत्र वृद्धिर्भवन्ति सा गच्छतो अम्बुपूर्ण धृतिरिव क्षुभ्यते मूत्र कृच्छम वेदना वृषण्यो शवतु कोशयोष्पाद्यति ताम मूत्र वृद्धि विघात। क्या बताया, मूत्र संधारणशीलस्य, मूत्र वृद्धि में क्या बताया, मूत्र के वेगों को संधारण रोकने से क्या होगा, मूत्र वृद्धि। तो इसके निदान में क्या बताया, मूत्र वृद्धि संधारण मूत्र वृद्धिर्भवन्ति, वह चलते हुए मनुष्य में जल के मशक के समान क्षुभ्यति होता है। क्या बताया यहाँ पे, देखो मूत्र वृद्धि के संधारण करने से या मूत्र के वृद्धि के वजह से मूत्र रोग होता है, मूत्र वृद्धि होता है। और इसके लक्षण में क्या बताया, गच्छतो अम्बु पूर्ण धृति क्षुभ्यति, जब कोई मटके में पूरा जल भरा हुआ कोई चलता है उसको लेके, तो कैसा वो ऊपर ऐसे ऐसे वो होता है, जलपूर्ण मशक की तरह क्षुभ्यति, डब डब थल थल शब्द करता है। उसी प्रकार यहाँ पे उसके लिए भी बताया है कि वह चलते हुए मनुष्य के जलपूर्ण मशक की तरह क्षुभ्यत होता है या डप डप या थल थल शब्द करता है। वह मूत्र कृच्छ वृषण में पीड़ा, वृष्ण कोश में सूजन उत्पन्न करता है, उसे मूत्र वृद्धि जनन कहता है। क्या बताया यहाँ पर, देखिए कि जो मूत्र वृद्धि के लक्षण में क्या बताया, पहले तो उसका निदान में क्या बताया, मूत्र संधारणशील से मूत्र वृद्धिर्भवति, मूत्र के धारण करने से क्या होता है, मूत्र वृद्धि रोग होता है। और उसके लक्षण में क्या बताया कि जल पूर्ण मशक के समान, गच्छतो अम्बु पूर्ण धृतिरिव क्षुभ्यति, ये वर्ड आप हाईलाइट करेंगे। किस चीज के लिए रेफरेंस के लिए दिया है कि जो होता है भरे हुए जल में जैसे थल थल डब डब शब्द करता है, उसी प्रकार और मूत्र कृच्छ से पीड़ित होगा, वृषण में उसकी पीड़ा होगा स्क्रोटम में, और उसके बाद जो होता है शवत मतलब शोफ उत्पन्न हो जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, मूत्र वृद्धि के लक्षण को कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर देखना है ध्यान से कि किस चीज़ के लिए क्या, और इसे किससे कोरिलेट किया है, हाइड्रोसील से कोरिलेट किया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे आंत्र वृद्धि की तरफ। आंत्र वृद्धि के लिए देखिए क्या बात है,
भार हरण बल वृद्धि ग्रह वृक्ष प्रपतन आदि भीर या विशेषर वात प्रवृद्धा। यहाँ पर ये लाइन में उसके निदान बताया कि बोझा उठाने से, अधिक बलवान के साथ लड़ने से, वृक्ष से गिर पड़ने से आदि विशेष परिश्रम के कारण क्या होता है, अत्यंत बढ़ी हुई प्रकोपित हुई वायु स्थूलांत्र क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन या क्षुद्रांत्र के एक भाग को संकुचित करके नीचे की ओर जाके वंशन संधि का आश्रय करके ग्रंथि रूप में स्थित होकर चिकित्सा नहीं करने से कुछ समय बीतने पर फलकोश में जाकर मुश्क अंड ग्रंथि को शोथ कर देती है। इस तरह ये शोथ अधिमान युक्त तथा बस्ती के समान फूला हुआ होता है। इस शोथ को दबाने से क्या होगा, शब्द करता ऊपर की ओर ऊपर चला जाता है तथा दबाव छोड़ने पर पुनः फलकोश में आकर फूलने का सा हो जाता है। इसे असाध्य आंत्रवृद्धि कहते हैं। अब देखिए क्या बताया कि यहाँ पर जब हम ये सारे निदान करते हैं, बोझा उठाते हैं, अधिक बलवान के साथ लड़ते हैं, वृक्ष से गिरने से, इन सब से क्या होता है, वायु प्रकोपित होता है। लार्ज इंटेस्टाइन प्रकोपित स्थूलांत्र के या क्षुद्रांत्र के एक भाग को क्या करेगी, संकुचित करके वहाँ से वो नीचे जाके वंशन इंग्वाइनल संधि में जाके क्या करेगा, आश्रय करके ग्रंथि रूप में स्थित होगा। और जब उसकी चिकित्सा नहीं करेंगे तो वो नीचे जाके फल कोश में वहाँ पे शोथ उत्पन्न करेगी। ठीक है, ये फल कोश में जाके वहाँ पे शोथ उत्पन्न कर देगी और जब उसको हम दबाएंगे तो ऊपर जाएगी और जब छोड़ेंगे फिर नीचे आ जाएगी। इस प्रकार यहाँ पे बताओ वो आंत्र कैसा होता है, असाध्य होता है। असाध्यम इक्षते, आपको ये वाला हाईलाइट करना है कि ये आंत्र वृद्धि कैसा होता है, असाध्य होता है। और आपको एक चीज यहाँ पर और हाईलाइट करना है कि वंशन संधि उपयेत, क्या बता, वंशन संधि में जो था आश्रय करती है वो, और वहाँ पे ग्रंथि रूप का बनाती है, स्थित करके वहाँ पर ग्रंथि रूप का। और कालांतर में जब उसकी चिकित्सा नहीं करेंगे तो फल कोश में प्रविश्य मुष्क शोफम पाद्यति, क्या बता, मुष्क में जो होता है शोफ उत्पन्न कर देगी। और जब उसको दबाएंगे तो वो जो होता है उछल ऊपर की ओर, इस शोथ को दबाने से शब्द करता वो ऊपर की ओर उदर में चला जाता है और दबाव छोड़ने पर पुनः वो फलकोश में आकर फूल जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताओ, और वो कैसा होता है, असाध्य। अब आप इसमें क्या क्या हाईलाइट करेंगे, उसके आपको निदान इतना बड़ा आप समझ ही जाएंगे। भार वृद्धि वृक्ष प्रपतन, वृक्ष से गिरने आदि से होगा। आपको हाईलाइट करना है कि स्थूलांत्र को संकुचित करती है, वंशन संधि में जाके वो आश्रय करती है, वो असाध्य होती है, और मुष्क में जो होता है शोफ उत्पन्न करती है। ठीक है, ये चीज़ आपको आंत्र वृद्धि में हाईलाइट करना है, याद करना है। बाकी विमर्श है, बहुत सारी चीज़ें नीचे दी हैं, आप चाहें तो उसे रीड कर सकते हैं। हम बढ़ेंगे आगे उपदंश निदान में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग में, इस चैप्टर में हमको 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, वृद्धि, उपदंश और श्लीपत के बारे में। तो हमारे वृद्धि यहाँ पर खत्म होता है 7 टाइप्स, वातज पित्तज कफज रक्तज मेदज मूत्रज और आंत्रज, हमने वृद्धि कंप्लीट कर ली है। अब हम बढ़ेंगे आगे हमारे उपदंश निदान की तरफ। उपदंश के लिए देखिए यहाँ पर क्या बताया है, इतने यहाँ पे निदान दिए हैं, ये सारे निदान। आप इसे नीचे विमर्श में देखेंगे क्या बताया। आपको हाईलाइट करना है ये चीज़, ये चीज़ आपको हाईलाइट करना है, तत्र अति मैथुनात् अति ब्रह्मचर्या तथा अति ब्रह्मचारिणी चिरोत संसृष्टा रजस्वलाम दीर्घ रोमा कर्कश रोमा। इसमें क्या बताया, जब अधिक मैथुन करने से या फिर अधिक ब्रह्म, देखिए इसमें दोनों चीज़ बताया है कि अधिक मैथुन करने से भी और अधिक ब्रह्मचर्या करने से भी, या तो अधिक मैथुन करेंगे या तो मैथुन नहीं करेंगे। ये चीज़ आप याद करिए, हमने इसको कहाँ पढ़ा था, जब हमने हमारा निदान स्थान का प्रथम अध्याय वातरक्त पढ़ा था, उसके निदान में भी यही चीज़ आई थी कि अधिक मैथुन करने से या फिर बिल्कुल मैथुन नहीं करने से वातरक्त होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी उपदंश में आया है, कोरिलेट, आप यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे उपदंश के लिए निदान में क्या होता है, अधिक मैथुन करने से अधिक ब्रह्मचर्या से एवं अधिक दिनों तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण की हुई, चिरकाल में स्ववृत आदि से त्यागी हुई, रजो धर्म से युक्त, बड़े रोम वाली, रूखे रोम वाली, अधिक रोम वाली, योनि में रोम जिसके हो, अल्प हो, संकुचित योनि द्वार वाली, फिर महायोनि द्वार वाली, प्रिय न लगने वाली, मैथुन करने की अनिच्छा वाली, खराब जल से जिसने योनि का प्रक्षालन किया हो अथवा जिसकी योनि प्रक्षालित न की हो, योनि रोग से व्यापक, स्वभाव में ही जिसकी योनि दुष्ट हो कि वह जिसकी योनि विवृत या दूषित हो, ऐसी स्त्री के साथ। आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर निदान में देखेंगे। उसके लिए क्या बताया है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे निदान बताएं। इसके लिए क्या बताया,
कि जब ये सारी चीज़ें निदानों का हम लोग सेवन करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, प्रकोपित होता है वाताति दोष, शत या अशद हुए शिश्न में आकर शोथ उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उपदंश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ढेर सारे निदान के बारे में वर्णन किया है। यहाँ पर आपको हाईलाइट करना है केवल फर्स्ट 2 वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ढेर सारे निदान के बारे में क्या बताया कि इन सारे निदान की वजह से क्या होता है, दोष प्रकोपित होता है, शत या अशत हुए शिश्न में आकर वो शोथ उत्पन्न करता है, उसी को हम उपदंश कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताया है। अब आगे नीचे बताया उपदंश के भेद का वर्णन किया है। च पंचविध, यहाँ पे जो होता है उपदंश का जो होता है 5 प्रकार होता है। 3 दोष पृथक पृथक, मतलब वातज पित्तज कफज, 3 दोष को मिलने से मतलब सन्निपातज, ठीक है, और एक मिलने से चौथा तथा रक्त दृष्टि से 5वां। तो यहाँ पे क्या बताया, वातज पित्तज कफज, सन्निपातज और रक्तज, ये 5 प्रकार के उपदंश का वर्णन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो होता है 5 प्रकार के उपदंश पढ़ना है, वातज पित्तज कफज, सन्निपातज और रक्तज। तो सबसे पहले हम विशिष्ट लक्षण के अनुसार देखेंगे। पहले वातज उपदंश के बारे में यहाँ पर बताया है। आप यहाँ पर देखिए, तत्र वातिके पारुष्यम त्वक परिपुटनम स्तब्ध मेड्रता परुष शोफता विविधाश्च वात वेदना। यहाँ पे क्या बताया, वातज उपदंश में क्या होता है, पारुष्य मतलब कर्कशता, कठोरता, त्वग परिपुटनम त्वचा के दरार पड़ना। अब ये सारे लक्षण आप देखिए एकदम सामान्य लक्षण है वातज के, आप देखते ही समझ आएंगे कि वातज उपदंश होगा। वातक में क्या होगा, पारुष्य होगा, कठोरता, त्वक परिपुटनम दरारें पड़ना, स्तब्ध मेड्रम, मेड्रम में जो तक कर्कशता आ जाएगा, स्तब्धता, पारुष्य शोफता, और यहाँ पे क्या बताया, रूक्ष हो जाएगा शोथ, पारुष्य शोफता मतलब यहाँ पे रूक्ष शोथ उत्पन्न होगा। फिर आगे देखिए क्या बताया है, तथा अनेक प्रकार की वात वेदना, विविधाश्च वात वेदना। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया है कि तत्र वातिके पारुष्यम त्वग परिपुटनम स्तब्ध मेड्रता और पारुष्य शोफता विविधश्च वात वेदना। तो वातज उपदंश में क्या बताया, पारुष्यम कठोरता होगा, त्वग परिपुटनम त्वचा में दरारें पड़ेंगी, स्तब्ध मेड्रता शिश्न में स्तब्धता आएगी, परुष शोफता, परुष मतलब कठोरता, रूक्ष शोथ उत्पन्न होगा, विविधश्च वात वेदना और विविध वात की वेदनाएं होंगी। फिर हम देखेंगे यहाँ पर पित्तज उपदंश के लिए क्या बताया। पित्तज उपदंश के लिए देखेंगे, पैतिके ज्वर श्वेथु पक्व औदुंबर शंक तीव्र दाह क्षिप्र प्रपाकश पित्त वेदना। जैसा कि हमने वृद्धि में भी पढ़ा था, वृद्धि में भी क्या बताया था, पित्तज के लिए पक्व औदुंबर के समान, यहाँ पर भी आया। तो आप आज से ही इसे याद कर लीजिए, जहाँ पर भी आपको पक्व औदुंबर का लक्षण आएगा आप समझ जाएंगे कि वो पित्तज का ही लक्षण है। ठीक है, तो आप अब यहाँ पे मुझे बताइए, जब हमने वातज के लिए पढ़ा था तो पारुष्य आ रहा था, कठोरता, कर्कशता और फिर शोफता, इन सारी चीज़ें से आप समझ जाएंगे वातज का। तो आपको कुछ हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप हाईलाइट करेंगे त्वक परिपुटनम को। पित्तज में ज्वर है, श्वेतु शोफ होगा, पक्व औदुंबर के समान, तीव्र दाह होगा, क्षिप्र पाक होगा। ठीक है, आप नीचे आप विमर्श में देखिए, पैतिक उपदंश के ज्वर, शिश्न में सूजन तथा पके हुए गूलर के फल के समान उसका रंग, तीव्र जलन, शीघ्र पाक और पैतिक वेदनाएं होंगी। ठीक है, क्षिप्र पाक बहुत तेजी से पकेगा, वो सारे लक्षण तो पित्तज के। अब आप बताइए, आपको इसमें कोई भी हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें जो है पित्तज के ही है सामान्य लक्षण, तो आपको इसमें ऐसा कुछ हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। अब हम बढ़ेंगे आगे कफज उपदंश की तरफ। श्लेष्मिके शिवथु कंडुमान कठिन स्निग्धा श्लेष्म वेदनाश। इसमें भी आप मुझे बताइए, आपको कुछ भी हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। कंडू किसका लक्षण है, कफज का। कठिन होगा, स्निग्ध किसका लक्षण है, कफज का। कुछ भी आपको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं। हम देखेंगे रक्तज क्या है। रक्तज उपदंश में रक्तज कृष्ण स्फोट प्रादुर्भावो अत्यार्थम अस्रिक प्रवृत्ति। अब आप मुझे बताएं, इसमें आप कुछ हाईलाइट करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मैं बताती हूँ। जब हमने रक्तज वृद्धि पढ़ा तो वहां पर भी कृष्ण स्फोट लक्षण किसका था, रक्तज वृद्धि का। वहां पर भी मैंने मेंशन किया था कि जहां पर भी कृष्ण स्फोट आएगा वर्ड आप समझ जाएंगे रक्तज का है। यहाँ पर भी कृष्ण स्फोट आएगा आप समझ जाएंगे रक्तज का है। फिर क्या बता है, अस्रिक प्रवृत्ति, रक्त की प्रवृत्ति होगी तो रक्तज ही होगा, सिंपल सी बात है। देखेंगे आगे क्या बताया रक्तज में, पित्त लिंग ज्वर दाह शोष
यापश्चैव कदाचित। अब मुझे आप बताइए, आपको यहाँ पे क्या हाईलाइट करना है? पित्त लक्षण किसमें होगा? रक्तज में। हमेशा से हमने पढ़ा है जहाँ पे भी रक्तज का वर्णन आया वहाँ पे पित्त लक्षण का भी वर्णन आया, ठीक है। ज्वरदाह पित्त, वो भी आप समझ जाएंगे कि इसका है, रक्तज का है, क्योंकि पित्त के लक्षण वाले सारे क्या होंगे? रक्तज में आएंगे। अब आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है कि रक्तज उपदंश कैसा है? याप्य है। रक्तज उपदंश के लिए यहाँ पे क्या वर्णन किया है? याप्य। ये चीज आप हाईलाइट करेंगे कि याप्य कौन सा। अभी तक हमने साध्य साधत्य की बात कहीं नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर रक्तज उपदंश के लिए बताया कि ये कैसा है? हमारा याप्य है, ठीक है। हमने वातज पित्तज कफज रक्तज पढ़ लिया। लास्ट है क्या हमारा? सन्निपातज उपदंश। सन्निपातज उपदंश में देखिए, सर्वजे सर्वलिंग दर्शनम अवधारणम च सेफश्च कृमि प्रादुर्भावो मरणम चेति। अब आप मुझे बताइए, इसमें हमने सबसे अलग पढ़ा कि जो सर्वज, यहाँ पे सर्वज वर्ड किसके लिए यूज हुआ? सन्निपातज के लिए। सर्वज दोषजन्य उपदंश में वातादि सर्व दोषों के लक्षण तो दिखाई देंगे, शिश्न पर दरारें पड़ेंगी। अवधारणम आप यहाँ पर हाईलाइट करेंगे, अवधारणम। अवशिष्ण पर क्या होंगी? धारण पड़ेंगे, शोफ उत्पन्न होगा। कृमि प्रादुर्भाव मरणम चेति, ये चीज अभी हमने पहली बार पढ़ा है। उसमें कृमियों की भी उत्पत्ति होगी और वो अंत में मृत्यु तक होने के लक्षण होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सन्निपातज में वर्णन किया है कि इसमें जो होता है सभी लक्षणें होंगी, साथ में जो होता है हमारे शिश्न पर दरारें पड़ेंगी, धारण होगा शिश्न पर, उसमें कृमि का प्रादुर्भाव, कृमि की उत्पत्ति होगी, मरणम चेति, तथा अंत में मृत्यु तक होना, ये लक्षण होते हैं। अंत इतना वो एक्सट्रीम हो जाता है कि मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे सन्निपातज के लिए क्या बताया है? कृमि की उत्पत्ति बताइए, मरणम चेति। तो आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है अवधारणम, कृमि प्रादुर्भाव, मरणम चेति, ये चीज आपको। बाकी वातज पित्तज कफज में सारे सामान्य लक्षण थे उसके, जो भी स्वाभाविक लक्षण होते हैं। फिर रक्तज में भी हमने क्या पढ़ा? रक्तज में कृष्ण स्फोट प्रादुर्भाव, ये भी हमारा रक्तज का है। उसमें पित्त के लक्षण होंगे, ये भी रक्तज का है। तो रक्तज में आपको क्या वर्ड क्या हाईलाइट करना है? याप्य वर्ड। साध्य साध्यता के लिए याप्य का वर्णन रक्तज में किया गया। अब हम बढ़ेंगे आगे, विमर्श में भी आप देखेंगे सेम चीज जो भी मैंने पीछे बताया वही चीज है, आप यहाँ पर रीड कर लेंगे विमर्श में, ठीक है। यहाँ पर तो हमारे यहाँ पर उपदंश हुआ कंप्लीट। अब आप नीचे देखेंगे, जब हमारा आप जब उसको नीचे देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगा। यहाँ पर विमर्श में देखिए, यहाँ पर उपदंश को स्फोटक शंकर, सॉफ्ट कैंकर कहते हैं। सॉफ्ट कैंकर की उत्पत्ति किस चीज से होती है? किस बैक्टीरिया से? तो आप यहाँ पर हाईलाइट करेंगे ड्यूक्रीबैसिलस नामक जीवाणु से होती है। तो आप यहाँ पर हाईलाइट करेंगे कि सॉफ्ट कैंकर की उत्पत्ति जो होता है कौन से बैक्टीरिया से होती है, आपको ये चीज याद होना चाहिए। और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर सिफिलिस की उत्पत्ति के लिए क्या बता? ट्रिपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया से होती है, जीवाणु। तो आप पेज के टॉप पर इसे लिख लेंगे, दो बैक्टीरिया। सॉफ्ट कैंकर के लिए कौन सा बैक्टीरिया बताया, और सिफिलिस का आपको पता है, हमेशा से आपने पढ़ा होगा ट्रिपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया के थ्रू जो होता है सिफिलिस होता है। तो आप ये चीज भी लिख लेंगे ऊपर विमर्श में। बाकी आई थिंक कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस विमर्श में, आप रीड करना अच्छा आप रीड कर लेंगे। फिर हम आगे देखेंगे जब, तो यहाँ पर आप देखिए उपदंश व्रण और फिरंग व्रण के बारे में यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन दिया है, आप इसे भी रीड कर लेंगे एक बार, आपके प्रॉफ में भी आ सकता है ये। संभोग के बाद तीसरे दिन पैदा होता है उपदंश व्रण है, तीसरे सप्ताह में पैदा होने वाला फिरंग व्रण है। अनेक दानों से जो कि मृदु और पीड़ा युक्त है, उपदंश में एक दाना जो कठोर, उपदंश में अनेक दाने होंगे, इसमें एक दाने होंगे। सदाह व्रण होगा, ये निर्दाह होगा फिरंग। तो इसी प्रकार आप दोनों का डिफ्रेंशिएशन पढ़ लेंगे, प्रॉफ में आना चाहे तो आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा उपदंश कंप्लीट हुआ। उपदंश के बारे में मैंने बताया था क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं, भेद के अनुसार विशिष्ट लक्षण पढ़े हमने। फिर हमने देखा कि सॉफ्ट कैंकर किस बैक्टीरिया से होता है, सिफिलिस किस बैक्टीरिया से होता है, और हमने देखा उपदंश व्रण और फिरंग व्रण में क्या डिफ्रेंशिएशन है। अब हम देखेंगे श्लीपद। लास्ट हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है श्लीपद निदान। श्लीपद निदान के लिए यहाँ पर देखिए क्या बताया है। श्लीपद निदान अब हम स्टार्ट करेंगे। आपको जब पता होगा श्लीपद को किससे कोरिलेट किया है? फाइलियारिसिस से, ठीक है। फिलियारिसिस से यहाँ पर इसको कोरिलेट किया है। अब हम देखेंगे इसके लिए आयुर्वेद मतानुसार क्या बताया। कुपितास्तु दोषा वात पित्त श्लेष्मणो अधा प्रपन्ना वंशणो उरु जानु जांग स्वतिष्ठानाम कालांतरेण पाद आश्रितम शने शोफा जन्यति तम श्लीपदम उक्षते तत् त्रिविधम वात पित्त कफ निमित्त मिति। क्या बताया यहाँ पे? कुपितास्तु दोषा,
जब मिथ्या आहार विहार का सेवन करेंगे तो दोष प्रकोपित होगा। कौन सा? वातज, पित्तज, कफज। वात पित्त आदि दोष जो होता है प्रकोपित होंगे। अधः प्रपन्ना, नीचे की ओर जाकर, वंक्षण उरु जानु जांग में जो होता है अपने स्थान में अवस्थित होकर वहां पे स्थान आश्रय करेंगे। क्या पता हमने क्या देखा अभी? जब हम मिथ्या आहार विहार का सेवन करेंगे तो कुपितस्तु दोषा, दोष कुपित होगा। वातज पित्त श्लेष्म क्या करेगा? अधः प्रपन्ना, नीचे की ओर जाकर हमारे वंक्षण उरु जानु और जांग में अपने स्थानों में अवस्थित होकर जब कालांतर, कुछ समय तक उसकी चिकित्सा नहीं, कुछ समय अवस्थित होकर कुछ समय पश्चात जो होता है पाद आश्रित्यम, पाँव में आश्रय करके शनै शोफम, धीरे धीरे जो होता है शोफ की उत्पत्ति करता है। ठीक है, फिर तम श्लीपदम उच्यते, उस शोफ को हम क्या कहते हैं? श्लीपद कहते हैं। ठीक है, तो क्या बताएं यहाँ पे, जब हम निदानों का सेवन करते हैं तो वातादि दोष प्रकोपित होकर अधः मार्ग में जो होता है जाकर कहाँ पे आपको ये हाईलाइट करना है, कहाँ पर वो जाता है? वंक्षण उर जानु जांग में जाता है। फिर वहां पर जाके जो होता है अवस्थित होकर कुछ समय बाद जो होता है नीचे पाद आश्रित करके शनै शोफा, धीरे धीरे जो होता है शोफ उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? श्लीपद कहते हैं। और इसके त्रिविध भेद बताएं, वातज, पित्तज, कफ, निमित्ता। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बताया, आप इसे यहाँ पर अच्छे से देखेंगे श्लीपद के बारे में। यहाँ पे आप क्या हाईलाइट करेंगे? कुछ हाईलाइट करेंगे, आप सिर्फ हाईलाइट करेंगे कि पाद में आश्रित होता है और क्या करेगा? शनै शनै शोफ उत्पन्न करेगा। कहाँ उसका वो दोष सबसे पहले जाता है? वंक्षण उरु जानु जांग में जाता है, वहां पे जो तो कुछ समय बाद नीचे जाके पाद में आश्रित होकर शनै शनै शोफ उत्पन्न करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे उसके दोष अनुसार लक्षण। नीचे विमर्श में देखेंगे आप, यहाँ नीचे, इस रोग में पाँव शिला के समान हो जाता है, अतएव इसका नाम जो होता है श्लीपद रखा गया। शिला क्या होता है? जो शिला हमको पता है क्या होता है, पत्थर टाइप जो होता है, उसी के समान हमारा पैर एकदम कड़क हो जाता है, हैवी हो जाता है, तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? श्लीपद कहते हैं। अब हम देखेंगे दोष अनुसार। सबसे पहले वातज श्लीपद के बारे में देखेंगे। तत्र वातजम खरम कृष्णम परुष निमित्ता अनिल रुजा परिस्फुटिता च बाहुषा। क्या बताया है यहाँ पर वातज श्लीपद लक्षण में? वातजन्य श्लीपद में जिस अंग में उत्पन्न होता है वह अंग जो होता है रूख खर हो जाता है, मतलब खुरदुरा हो जाएगा। कृष्ण वर्ण में काला हो जाएगा। परुष कठिन हो जाएगा। अनिमित्ता अनिल रुजा, बिना कारण ही वेदना उत्पन्न होगा। और परिस्फुटिता, दरारे से युक्त हो जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं? वातज श्लीपद से जानेंगे। अब आप बताइए यहाँ पे खर किसका लक्षण है? आप जानते हैं वातज कृष्ण वर्ण, जहां पे भी वातज आएगा वहां कृष्ण वर्ण आएगा, और पित्तज में पीत वर्ण आएगा, कफज में श्वेत वर्ण आता है। आप सभी को पता है ये चीज। यहाँ पर देखिए क्या बताया कि खर होगा वो श्लीपद वातज वाला हो, कृष्ण होगा वर्ण में, परुष कठिन होगा, अनिमित्त अनिल रुजा, बिना कारण ही रुजा होगा, परिस्फुटित दरारें पड़ जाएंगी, वो होगा हमारा वातज श्लीपद। पित्तज में क्या बताया है? देखिए यहाँ पर, पित्तजम तु पीत अवभासम मृदु ज्वर दाह प्रायश्च। क्या बताया यहाँ पे? पीत अवभास, पित्तजन्य श्लीपद वह स्थान देखने में पीला सा कुछ मुलायम, पीला सा मृदु ज्वर दाह, कुछ मुलायम सा मृदु होगा, ज्वर और दाह युक्त होगा। ज्वर दाह किसका लक्षण है? पित्तज का। आपको क्या हाईलाइट करना है पर? मृदु, क्योंकि मृदु यहाँ पर पित्तज में आया है। ठीक है, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए मृदु ज्वर दाह किसके लिए? पित्त श्लीपद के लिए। कफज में क्या बताया? श्लेष्मजम तु श्वेतम स्निग्ध अवभासनम मंद वेदनम भारिकम महाग्रथिकम कंटके रूपचितम च। क्या बताएं यहाँ पर? श्लेष्मज से उत्पन्न श्लीपद वो स्थान कैसे होगा? श्वेत हो जाएगा, ऑफ कोर्स अभी बताया। स्निग्ध अवभास, स्निग्ध हो जाएगा वो स्थान, चिकना हो जाएगा। मंद वेदना, कफ है तो वेदना बहुत कम होगा। और भारी, कफ है, कफ का ही गुण क्या होता है? गुरु होता है। तो आपको ये भी याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि भारी क्या होगा? भारिकम, वो भी कफ श्लीपद का है। महाग्रथिकम, ग्रंथिल तथा कंटकों से व्याप्त होगा, मतलब अंकुरों से व्याप्त होगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बताया है कि कफ श्लीपद के लिए क्या बताया कि श्वेत होगा, अवभास स्निग्ध होगा, मंद वेदना होगा, भारी। गुरु किसमें होगा? भारिकम। ये वर्ड आपको हाईलाइट करना है, मंद वेदना भारिकम। भारिकम किसके लिए है? और ये कंटक रूपचित, क्या बताया यहाँ पर कि कंटके रूपचितम, कंटके रूपचितम किसके लिए? कफज के लिए। कंटको मतलब अंकुरों से व्याप्त होगा, कौन? कफज श्लीपद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे श्लीपद के भी भेद हुए। अब हम देखेंगे असाध्य लक्षण श्लीपद के क्या बताए हैं।
तत्र संवत्सरम अतीत, देखिए क्या बताया, 1 वर्ष पुराना, वल्मीक के समान, वल्मीक जातम प्रसृत मिति वर्जनियानी। क्या बताया यहाँ पर, जो श्लीपद संवत्सर मतलब 1 वर्ष जो पुराना हो गया हो, वल्मीक, वल्मीक जो हमारी मिट्टी होती है उसी के समान हो, मतलब अनेक शिखर वाली, वल्मीक मिट्टी में क्या अनेक शिखर होते हैं, तो अनेक शिखर वाली से युक्त हो, अनेक शिखर से युक्त हो, तथा प्रसृत मतलब फैलने वाली और स्त्राव युक्त हो, वो कैसी है, वर्जनीय है, उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, वो असाध्य है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे देखना है कि असाध्य के लिए क्या लक्षण बताया है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि यद्यपि ऊपर वात पित्त कफ के 3 प्रकार के श्लीपद कहे गए, किंतु ये 3 कफ की अधिकता होने ही से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि बिना कफ के अंग में भारीपन या मोटापन नहीं हो सकता। आपको पता है कि श्लीपद में क्या होता है, जो लेग्स होते हैं बहुत हैवी और बहुत मोटे हो जाते हैं, तो आपको पता है ये किसके लक्षण है, कफ के, तो ये बिना कफ के उत्पन्न हो ही नहीं सकते। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्या बताया, जिन देशों में गर्त, तालाब आदि में पुराना पानी भरा रहता है तथा जो देश सभी ऋतुओं में शीतल रहते हैं, उनमें विशेष रूप से श्लीपद रोग हुआ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया, जो पुराण हो, जो पुराणो भूयष्टा, जिन देशों में गर्त, तालाब, सर्वतेषु च शीतला, जो शीतल देश सभी ऋतुओं में हमेशा शीतल होते हैं, उनमें हमेशा अक्सर श्लीपद रोग होते ही रहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए श्लीपद के लिए क्या स्थान बताया है, श्लीपद में यहाँ पर बताया यह रोग जैसे पैरों में होता है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे यह रोग पैरों में ही होता है, उसी तरह मनुष्य के हाथ में भी उत्पन्न हो सकता है, तथा कई श्लीपद रोग के विद्वान इस रोग को कर्ण, नेत्र, नासिका तथा ओष्ठ में भी होने को मानते हैं। ठीक है, हमें, आपको और मुझे हमेशा से क्या पता था कि श्लीपद केवल पैरों में हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो हाथों में भी उत्पन्न हो सकता है, और कई विद्वान उसे कर्ण, नेत्र, नासिका और ओष्ठ में भी उत्पन्न मानते हैं। तो यहाँ पर हमारा श्लीपद अध्याय समाप्त होता है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज द आयुर्वेदा चैनल को फॉलो करके वहाँ पर भी DM कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।